let's understand now what is difference between gas and vapor. So हम लोग सभी को लगभग इसका मतलब पता ही है, बट देखते हैं थोड़ा सा इसका जो बेसिक डिफरेंस वगैरह है, ताकि एग्जाम में लिखने में सही इजी होगा. ठीक है, तो वेपर एंड गैस. Vapor is a mixture of two or more different phases at room temperature. These phases are liquid and gaseous. ठीक है, लिक्विड एंड गैसियस दो फेज होना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, दो फेज हो सकता है इसमें, दो या ज्यादा हो सकता है. बट देखिए इसमें वेपर में क्या होगा, वो लिक्विड लिक्विड एंड गैसियस. देखिए लिक्विड का भी होना पड़ेगा एंड जो हमारा गैसियस स्टेट है. ठीक है, ये अगर सपोज ये अगर लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा अगर गैस मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, वेपर बोल सकते हैं. बट गैस यूजुअली कंटेन्स ए सिंगल थर्मोडायनेमिक स्टेट एट रूम टेम्परेचर. देखिए इसमें जो है वो सिंगल होना पड़ेगा, मतलब सिंगल फेज होगा गैस. देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ लिक्विड कंटेंट. ठीक है, बट इसमें हो सकता है. वेपर हैज डेफिनेट शेप एंड गैसियस पार्टिकल्स व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप. देखिए इस बात का मतलब ये हो रहा है कि जो वेपर को अगर हम लोग इसको सपोज एक वेपर का फ्रैक्शन को लेके अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से क्या देखा जाता है, जो जितना भी छोटा छोटा चीज है उसको देखने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है. अगर उसी में अगर वेपर को अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं, तो उसमें पता चलेगा कि जो हमारा देखिए डेफिनेट शेप ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस जो पार्टिकल है उसका जो शेप होगा वो डेफिनेट होगा, मतलब कि वो सबके लिए बराबर होगा. ऐसा नहीं कि किसी के लिए बड़ा छोटा, ऐसा नहीं होगा. उसका जो शेप होगा वो बराबर होगा, सबके लिए सेम होगा. सॉरी, ये होगा किसके लिए, आपका वेपर के लिए. वेपर में ऐसा होता है कि जो हमारा गैसियस कंपोनेंट है उसका जो शेप होगा, पर्टिकुलर जो शेप होगा, उसका जो शेप है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या तो डेफिनेट होगा. But gas does not define shape when it is observed under microscope. But ये माइक्रोस्कोप के अंदर कोई शेप डिफाइन नहीं करता. ठीक है, नेक्स्ट, वेपर कंसिस्ट ऑफ रैंडम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स मूविंग रैंडमली अबाउट. देखिए वेपर में क्या होता है कि रैंडमली एक दूसरे के वो जो मूवमेंट है एटम्स वगैरह का, ये रैंडमली होता है. रैंडम का मतलब होता है कि कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कि कोई सजावट नहीं है, वो अपने आप से जिस तरफ मर्जी वो जा रहा है. तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मूवमेंट ऑफ द एटम्स. ठीक है, ये किस में होता है, ये वेपर में होता है. बट गैस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रैंडम मॉलिक्यूल्स. इसमें भी रैंडम मॉलिक्यूल्स है, बट एंड एटम्स ऑल्सो मूविंग अबाउट रैंडमली. देखिए ये एक तरह का हमारा क्या हो गया, एक रिजेंबलिंग हो गया. ठीक है, गैस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रैंडम मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इसमें भी रैंडम मॉलिक्यूल्स है एंड मूविंग रैंडमली अबाउट. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अबाउट रैंडमली, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. गैस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रैंडम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स मूविंग अबाउट रैंडमली. ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा रैंडमली ये घूम रहा है. वेपर इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर अनलाइक गैसेस. देखिए अभी जो वेपर है ये कोई स्टेट नहीं है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है. ठीक है, ये जो बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ये है. बट वेपर को हम लोग स्टेट ऑफ मैटर नहीं मानते, बट गैस को मानते हैं. तो ये एक डिफरेंस हो गया. Vapors of water are around around us all the time at temperature below the boiling point of water. अभी वाटर का जो वेपर है, जो हमारे एनवायरमेंट में अगर वाटर का जो वेपर है उस वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है. एंड गैसेस आर यूजुअली फॉर्म्ड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर बट बिलो क्रिटिकल प्रेशर. ये बोल रहा है कि गैस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रहता है. वो डिपेंड करता है कि गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, कौन सा गैस है. ठीक है, बस इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो गैस है ये क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रहता है. ठीक है, ये गैस के हिसाब से. ठीक है, देन ये थोड़ा सा एक दो डिफरेंस आएंगे अगर आते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेंसिबल हीट, ये इंपॉर्टेंट है. सेंसिबल हीट क्या होता है, देखिए सेंसिबल हीट का मतलब अब थोड़ा सा नाम से देख लेते हैं कि सेंस मतलब कि अगर आप किसी बॉडी को टच करते हो, अगर कोई लोहे को टच करते हो, अगर वो ठंडा या गर्म है, तो वो आपको पता चलेगा कि ठंडा है या गर्म. अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि ये ठंडा है या गर्म है, इसका मतलब क्या, आपका सेंस नहीं हो रहा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू सेंस द आयरन रॉड. पर इसमें वही चीज को हम लोग बताएंगे कि जो सेंस
करने वाला जो हीट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। देखते हैं किस तरह का इसका डेफिनेशन होता है। द हीट दैट कॉजेस ए चेंज इन टेम्परेचर, हीट क्या करता है, टेम्परेचर को चेंज करता है, बराबर है, इजी है, यहाँ तक समझ में आ गया। इन ए बॉडी और थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कोई बॉडी में हो या कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग आगे देखते हैं। विथ नो चेंज इन फेज इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। देखिए जब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, फेज चेंज, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नो चेंज इन फेज इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। हीट का क्या हो रहा है, टेम्परेचर का बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, दैट कॉजेस चेंज इन टेम्परेचर इन ए बॉडी और थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बट विथ नो चेंज इन फेज, मतलब कि फेज का अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट, ठीक है। जिस हीट से फेज का चेंज नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट बोलेंगे। इन सेंसिबल हीट सम वेरिएबल्स रिमेन अनचेंज्ड सच एज वॉल्यूम, प्रेशर, ये क्या है, ये जो वेरिएबल्स वगैरह है ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये किसके किसके कारण होता है, किसके कारण नहीं होता है, वो सेंसिबल हीट के लिए नहीं होता है। अभी सेंसिबल हीट का मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एज द नेम इम्प्लाइज, सेंसिबल हीट इज द हीट दैट यू कैन सेंस और फील, ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिबल हीट जिसको हम हीट को नॉर्मली हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, कैन बी मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ बॉडीज मास। इसका जो बॉडी, जो हम लोग जिस बॉडी का सेंसिबल हीट मेजर करेंगे उसका मास एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर के बीच में इसका रिलेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है, जिसमें M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q इज द हीट एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंसिबल हीट का फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 यूनिट टेम्परेचर। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट चाहिए, किसके लिए, टू चेंज ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। सपोज हमें अगर कितना हीट चाहिए, एक केजी मास ऑफ सब्सटेंस को हीट करने के लिए, सॉरी गर्म करने के लिए, बाय कितना गर्म, जिसका टेम्परेचर की 1 हो, या तो 1 केल्विन हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वो डिपेंड करता है कि यूनिट पे। बस यहाँ पे बोला गया कि 1 यूनिट टेम्परेचर पर तक लाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी सेंसिबल हीट का एग्जांपल क्या है, इन केस ऑफ बॉइलिंग वाटर, जब हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, बॉईल होने से पहले इन द बिगिनिंग द वाटर इज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर में है, ठीक है। अगर एक कोई पॉट में अगर वाटर है तो इसमें अगर रूम टेम्परेचर से पहले, सपोज यहाँ पे वाटर है, तो जब हम लोग इसको हीट अप करते हैं तो बॉईल होने से पहले जो इसका हीट गेन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट, क्योंकि वो हीट गेन कर रहा है बट उसको वाटर को वेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तब तक उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट बोलेंगे, ठीक है। द स्टोव कंटिन्यूअसली एडिंग हीट टू द वाटर पॉट एंड वाटर्स टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीज, ठीक है, वही जो मैंने बोला। हियर द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ड्यू टू सेंसिबल हीट, ठीक है, जो अभी टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो सेंसिबल हीट के लिए हो रहा है। अभी इसको और एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। इसका देखिए अभी इसमें जो है ये हमारा टेम्परेचर का लाइन है, ये दोनों ग्राफ का टेम्परेचर लाइन है इस तरफ, और इस तरफ क्या है, हमारा हीट सप्लाइड है या तो एनर्जी सप्लाइड है। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एक सॉलिड जो है ये आइस क्यूब है, ठीक है। अगर ये आइस क्यूब है, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि एक बॉल के अंदर अगर हम लोगों ने ये बर्फ ले लिया, इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे गैस से इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आइस क्यूब है, ठीक है, सपोज ये वाला जो आइस क्यूब है ये यहाँ पे है, ठीक है, इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है। गर्म करने पे इसका जो इसका हीट गेन होते रहेगा, बट इसका फेज चेंज नहीं होगा अप टू इस लेवल तक, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, शुरू होगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और इसका जो फेज वो चेंज हो जाएगा, ठीक है।
देखिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड, बट इससे पहले देखिए, इससे पहले हमारा जो फेज चेंज नहीं हो रहा है, बट सॉलिड इसमें हीट का भी गेन हो रहा था और टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, यहाँ से बढ़ रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक हमारा हीट गेन और टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंसिबल हीट। अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जब हमारा सॉलिड था, ये वाला जो सॉलिड था, सॉलिड तक हमारा सेंसिबल हीट गेन हो रहा था। देन जब मेल्ट हो रहा था, फेज चेंज हो रहा था, तब हमारा वो आएगा लेटेंट हीट में। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद ही डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट क्या होता है। देन मेल्ट होने के बाद यहाँ तक हमारा ये लिक्विड, यहाँ तक प्रॉपर लिक्विड है यहाँ तक। ठीक है, लिक्विड से जब ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो ये यहाँ तक जाके यहाँ से फिर से वेपर होना स्टार्ट करेगा, तो वेपर होने से जस्ट पहले तक ये क्या हम लोग बोलेंगे, सेंसिबल हीट। ठीक है, अगेन यहाँ से जब वेपर, ये वाटर से लिक्विड से जब ये वेपर बन जाएगा, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वेपर, वेपोराइजेशन या तो वेपर फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक वेपर, कंप्लीट वेपर बन जाएगा, और देन इसके बाद जो वेपर होगा ये गर्म होने शुरू कर देगा, और जो होगा हमारा गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेपराइजेशन, जिसमें कि यहाँ पे हमारा लिक्विड एंड वेपर दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा गैसियस स्टेट में जाएगा, एंड देन फर्दर वो सुपरहीटेड गैस में चला जाएगा। तो ये था हमारा कि जब अगर कोई आइस क्यूब होता है, उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं, तो पहले सॉलिड से वो लिक्विड के लिए स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड बनना स्टार्ट कर देता है, देन ये लिक्विड को गर्म करके बॉइलिंग पॉइंट तक लाता है, देन बॉइलिंग करके इसको वेपराइजेशन स्टेट तक लाता है, देन ये फाइनली वेपर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो आपका लेटेंट हीट का, एंड देन इसमें जो सॉरी लेटेंट हीट एंड हमारा जो सेंसिबल हीट। अभी लेटेंट हीट को समझते हैं, सेम ही है लगभग। लेटेंट हीट एक बार समझ लेते हैं, देन हम लोग इसका जो मॉलिक्यूलर लेवल में क्या आता है वो समझेंगे। लेटेंट हीट डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, सब्सटेंस चेंज इट्स फेजेस लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, जब सॉलिड से लिक्विड होता है, या तो लिक्विड से जब सॉलिड से लिक्विड होता है, देन लिक्विड से अगर गैस होता है, तो ये जो फेज चेंज का जो प्रोसेस है, इसका जो हीटिंग का प्रोसेस है, इसका जो हीट गेनिंग का प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है कि हिडन। ठीक है, in this process when a substance or body melts or evaporates, some heat is released or absorbed in the form of thermal energy during constant temperature is called latent heat। ठीक है, ये हो गया हमारा latent heat। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग मोलिकुलर लेवल में देखते हैं कि किस तरह का ये काम करता है। ठीक है, लेटेंट हीट सिर्फ डिस्कस करेंगे। सपोज ये जो आइस क्यूब था, आइस क्यूब का जो वाटर मोलिक्यूल का जो अरेंजमेंट था कुछ इस तरह का था। ठीक है, ऑर्डरली पैक्ड था यहाँ पे, बट जब ये हीट गेन किया यहाँ पे, ये इस पोर्शन तक ये क्या था, सॉलिड था। ठीक है, सॉलिड के बाद जब ये हीट गेन करना इसका जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट टेम्परेचर में ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। जब देखिए यहाँ तक सॉलिड था, सॉलिड से जब ये मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, लिक्विड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो लेटेंट हीट, क्योंकि ये फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज होने के लिए देखिए, यहाँ तक सपोज यहाँ पे बर्फ इतना था, देन यहाँ तक इतना आ गया, और जाके ये खत्म हो गया, तो ये हो गया टोटल लिक्विड। इस पॉइंट पे हमें टोटल लिक्विड मिलेगा, थोड़ा सा भी बर्फ का या तो आइस का कोई निशान यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, कंप्लीट लिक्विड मिलेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ठीक है, अगेन हमारा जब लिक्विड था यहाँ पे, सपोज ये फिर से लिक्विड को गर्म किया, गर्म करने के बाद ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या होगा, ये वेपर अप होना स्टार्ट कर देगा। तो वेपर जब स्टार्ट होगा, वेपर स्टार्ट होने तक, लास्ट तक, जैसे कि यहाँ से वेपर स्टार्ट हो रहा है, देन जब तक कि ये एकदम जो जीरो वाटर ड्रॉप, सपोज लिक्विड जो है ये जीरो हो गया अभी। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीट गैस हो गया। अभी इस पॉइंट तक जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ठीक है, क्यों, ये फेज चेंज कर रहा है, कहाँ से, लिक्विड, यहाँ तक लिक्विड था और ये गैस हो गया, तो लिक्विड से गैस तक जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो उसमें जो सॉलिड और लिक्विड में जो हमारा ये देखिए मॉलिक्यूल्स ये धीरे धीरे ब्रेकआउट हो रहा है, देन इसका जो अरेंजमेंट है वो रैंडम हो गया, इसका मतलब ये लिक्विड हो गया, देन लिक्विड एंड गैस थोड़ा सा रेंडमनेस हो गया और थोड़ा सा ज्यादा स्पेसियस हो गया ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। एंड फाइनली व्हेन गैसियस, तो ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो बहुत बढ़ जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए अभी कुल मिला के बात ये हो रहा है कि जो हमारा लेटेंट हीट है वो फेज चेंज के लिए काम करता है, फेज चेंज। ठीक है, और जो हमारा सेंसिबल हीट है वो क्या करता है, वो हमारा
टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है बट फेज चेंज नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। अभी लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू ml, और देखिए या तो जिसमें कि L लेटेंट हीट है एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, लेटेंट हीट और अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय M, ठीक है, कितना हीट दिया और कितना इसका जो सब्सटेंस था उसका मास कितना था, ठीक है। तो हीट हम लोग जो स्टोव से अगर हीट कर रहे थे, वो जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था, तो वो हो गया ये हीट, एंड कितना मास था, कितना मास का जो सब्सटेंस था उसके ऊपर इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमें क्या देगा, लेटेंट हीट देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल ऑफ लेटेंट हीट, when we boil the water and temperature remains at 100 degree centigrade until the last drop evaporates। देखिए जब हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं एंड द टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री, वाटर बॉईल करने पे 100 डिग्री रहता है बट वहां से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, लास्ट ड्रॉप ऑफ इवेपोरेट, मतलब कि जो वाटर जब तक कंप्लीटली वो इवेपोरेट ना हो जाए तब तक ये क्या होगा, लेटेंट हीट गेन करते रहेगा, ठीक है। ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन the added heat in the water is absorbed and carried away by the releasing vapor molecules। हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि जो जब हम लोग ये वेपर हो रहा था, जो लिक्विड वेपर हो रहा था, ठीक है, तो ये जो हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे वो कहा जा रहा था, वो कहा जा रहा था कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट था, 100 डिग्री पे था, तो ये इस जब हम लोग हीट एड अप कर रहे थे तो ये हीट कहा जा रहा था, वो हीट क्या कर रहा था, जो स्टीम था, ये सॉरी जो वेपर था वो वेपर लेके जा रहा था, जितना हीट हम लोग यहाँ पे डाल रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट का एग्जाम्पल। नाउ हम लोग थोड़ा दो एक टर्म्स देख लेते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब हो रहा है व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड से जब गैस हो रहा है तब हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, क्योंकि लिक्विड से वो गैस तक कन्वर्ट हो रहा है तो इसलिए हम लोग वेपर हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है, इसलिए वेपोराइजेशन। देन हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है कि पिघल जाना, when a substance changes from liquid to ये थोड़ा उल्टा हो गया, when a substance changes from liquid to solid, लिक्विड से जब ये सॉलिड स्टेट में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। when a substance changes from liquid to solid state, freezing और melting a solid, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड का उल्टा क्या होगा, वो फ्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हीट ऑफ सब्लिमेशन, व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। देखिए जब हम लोग कहीं पे बर्फ देखते हैं तो बर्फ क्या होता है कि उससे डायरेक्टली जो कुछ पानी धुआं टाइप का कुछ चीज निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वो गैसियस स्टेट में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। द हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है कि व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड, जब गैस से लिक्विड होगा, कंडेंस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंडेंसेशन। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसको देखते हैं कि क्या हो रहा था, जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो उसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से जब फ्रीजिंग हो सॉलिड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो वो आप देख लीजिएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस तक गैस बनता है तो उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस से अगर लिक्विड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, एंड लिक्विड से अगर गैस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। नेक्स्ट आपका आता है कि इसमें देखिए here the heat can causes a change in temperature, increase in temperature is called sensible heat। जब अभी एक बार रिवाइज करते हैं, जब टेम्परेचर का इंक्रीज होगा वो होगा हमारा सेंसिबल हीट, एंड जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एंड हीट विल मोर हीट विल चेंज द फेज, ठीक है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है बट इसका फेज चेंज हो रहा है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट, ठीक है। अभी हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ा था कि जो स्टीम टेबल है, देखिए ये एक प्रेशर बेस्ड स्टीम टेबल है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। स्टीम टेबल का क्या बताया था कि उसमें जो रिलेशंस है
स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन सब के बीच में जो रिलेशन है वो पता करने के लिए हमें स्टीम टेबल जरूरी होता है। सपोज हमें पता करना है कि जैसे कि 20 psi पे जो हमारा स्टीम का, ठीक है, स्टीम का ये स्टीम का ये क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, स्टीम का कितना वॉल्यूम रहेगा, या तो उसका जो एंथैल्पी होगा वो कितना होगा, वो कैसे पता चलेगा, इस कॉलम पे 20 से ये वाला वैल्यू हमें पता चलेगा। और अगर हम लोगों को जो एंथैल्पी ऑफ वाटर निकालना है तो यहाँ से पता चलेगा, इस कॉलम से एट 20 डिग्री psi, सॉरी 20 psi पे। अगेन अगर जो हमारा एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम होगा वो कहाँ से पता चलेगा, इस कॉलम पे यहाँ से, कि एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम एट 20 psi, और उसका 20 psi पे टेम्परेचर कितना रहेगा, ये रहेगा टेम्परेचर, देन आपका जो एंथैल्पी रहेगा वो रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग स्टीम टेबल को यूज करेंगे। तो जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम वगैरह करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद जो सिलेबस में रह जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।